हाँ, ध्यान देना। स्ट्रक्चर के बाद आगे बढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमर में शुरुआत करेंगे ज्योमेट्रिकल से। स्टीरियो आइसोमर की डिफिनीशन बताया था हमने। मार्कov फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर भी सेम, लेकिन 3D स्पेस में ग्रुप का अरेंजमेंट क्या होगा, डिफरेंट। तो ऐसे केस में स्टीरियो आइसोमर बोलेंगे, जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल। हाँ, उसको तो दो पार्ट में डिवाइड किया, एक कॉन्फ़िगरेशन, एक कन्फॉर्मेशन। याद है ना, कॉन्फ़िगरेशन और कन्फॉर्मेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या, ये फिक्स अरेंजमेंट है, जबकि कन्फॉर्मेशन जो होगा रैपिडली इंटरचेंज होगा। तो जो फिक्स अरेंजमेंट है कॉन्फ़िगरेशनल, उसको फर्दर हमने डिवाइड किया था दो तरह से, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो आज हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या है, ये एक फिक्स अरेंजमेंट है, कॉन्फ़िगरेशन का एक पार्ट है, जिसमें जो भी अरेंजमेंट होगा वो फिक्स होगा और चेंज नहीं होगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ग्रुप की पोजीशन में चेंज आएगा। मार्कov फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, सेम मार्कov फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर, लेकिन डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ग्रुप का अरेंजमेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। यदि सिमिलर ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड पर हैं, सिमिलर ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड पर हैं, सेम साइड पर, तो उसको हम कहेंगे सिस। और यही सिमिलर ग्रुप डबल बॉन्ड के फार पॉइंट पर है, फार मतलब अपोजिट पॉइंट पर है, तो ऐसे केस में इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस। अच्छा, दोनों का फार्मूला सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है, ज्योमेट्री भी सेम है, ये भी sp2, ये भी sp2। बातें नहीं, सामने देखो ध्यान से, हल्के से मत लो कोई चीज को। क्लास में बैठो तो पूरे ध्यान से, नहीं तो मत बैठो, नहीं तो नुकसान में जाओगे। बार बार बोल रहे हैं, किसी बात को हल्के से लोगे वही एग्जाम में आएगा, उल्टा हो जाएगा सब। या तो सुना ही नहीं, क्योंकि सुनोगे तो जरूर क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे एग्जाम के दिन। अब पूरा कंसेप्ट सुना नहीं, अप्लाई किया नहीं, और ज्ञान पूरा पक्का हुआ नहीं, और वो निगेटिव मार्किंग कर जाएगा। आगे बढ़ने के बजाय और पीछे चले जाओगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब सेम मार्कov फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर, सेम ज्योमेट्री, सब कुछ सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है, डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट्स में ग्रुप का अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है। इसमें सिमिलर ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड, और इसमें सिमिलर ग्रुप डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड। ये हो गया सिस और ये हो गया ट्रांस। नोट करो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम structural formula, same geometry, but same Markov formula, same geometry, but difference in arrangement of atom or group, difference in arrangement of atom or group around the double bond. Difference in arrangement of atom or group around the double bond. If similar group occupy at the same side of double bond, similar group occupy at the same side of double bond, then configuration of the molecule reported to be cis. Then configuration of the molecule
कॉन्फ़िगरेशन है, देखो हमने शब्द यूज़ किया कॉन्फ़िगरेशन, कन्फॉर्मेशन नहीं, मतलब ये फिक्स है। देन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज रिपोर्टेड टू बी cis, and if similar group occupy at the far point मतलब दूरी पर है, far मतलब दूर पर, similar group occupy at the far point, then configuration of the molecule is reported to be trans। एक है cis और दूसरा है ट्रांस। पहले डिफिनेशन को पकड़ो, क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर की डिफिनेशन। ध्यान रखना, जो चीज़ हम यहाँ बताने जा रहे हैं एक ही कंसेप्ट से तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी प्रॉब्लम लगा लोगे और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के भी लगा लोगे। अभी हम चाहे तो कोऑर्डिनेशन के भी एग्जाम्पल इसी में कवर कर लेंगे सब, मतलब ट्रैक बदल जाएगा, इसलिए पहले हम लोग ऑर्गेनिक कवर करेंगे, बाद में कोऑर्डिनेशन के भी कंसेप्ट से क्वेश्चन ऐसे ही लग जाएंगे। पहले बात को समझो, एक तीर से दो शिकार मत लग सकता है इसमें। ज्योमेट्रिकल ऑर्गेनिक का भी कवर हो जाएगा और कोऑर्डिनेशन का भी एग्जाम्पल इसी कंसेप्ट से लग जाएगा सब। तो देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर, सेम ज्योमेट्री, हाइब्रिडेशन देखो सेम sp2 शेप का है ट्राइगोनल प्लानर, ये भी देखो ट्राइगोनल प्लानर, पूरा मॉलिक्यूल क्या है प्लानर, तो ये भी प्लानर, ये भी प्लानर, ये भी कार्बन देखो sp2 है, ये भी कार्बन sp2 है। sp2 का मतलब क्या हुआ ट्राइगोनल प्लानर, तो उसे लगे तीनों बॉन्ड ये एक प्लेन में हो गए, ट्राइगोनल प्लानर, ये भी sp2 ट्राइगोनल प्लानर, तो पूरा मॉलिक्यूल क्या है प्लानर, मतलब सेम स्ट्रक्चर सेम ज्योमेट्री बट डिफरेंस इन बिहेवियर टुवर्ड द एटम ग्रुप अराउंड द डबल बॉन्ड। हाँ, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ग्रुप का अरेंजमेंट क्या है डिफरेंट है। इसमें सिमिलर ग्रुप हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के सेम साइड है, सेम साइड, तो हमने बोला सिस, और सिमिलर ग्रुप डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड पर है, फार पॉइंट पर है, फार पॉइंट पर, तो बोल दिया इसको ट्रांस। ये है डिफिनेशन ज्योमेट्रिकल आइसोमर की। अब बात यह है कि मेरे सामने कोई भी कंपाउंड रख दे XYZ, आप पूछे कि ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा कि नहीं, तुम कैसे जाने। कम से कम ऑर्गेनिक के 50 से ज़्यादा एग्जाम्पल हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के तो उससे भी ज़्यादा एग्जाम्पल हैं। हमारे 100 एग्जाम्पल तुम्हारे हैं कि तुम्हारी बुक में, अब इन 100 एग्जाम्पल को कौन रटेगा बैठ के, ज़्यादा नहीं, बस केवल 3 पॉइंट याद कर लो, उस 3 पॉइंट को ध्यान में रख दो तो तुम्हारे सारे एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएंगे। तुम मॉलिक्यूल को देख के बता सकते हो ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा कि नहीं करेगा। पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि विच मॉलिक्यूल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कैसे खोजें। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, कितना रटेंगे बैठ के हम, तो क्यों ना हम ज्योमेट्रिकल की कंडीशन जान लें, उस कंडीशन को पकड़ लें, तो हमारे कोई भी एग्जाम्पल मेरे सामने आ जाए, ऐसा एग्जाम्पल जो आज तक कभी हमने देखा भी नहीं हो, वो भी लग जाएगा तुमसे। ऐसा नहीं कि जो एग्जाम्पल NCERT में दिया वही आएगा, उससे हट के नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। एक नया एग्जाम्पल आएगा जो आज तक कभी हमने देखा ही नहीं, वो भी हम बता सकते हैं ज्योमेट्रिकल शो करेगा कि नहीं। इसके लिए बस चाहिए क्या, कंडीशन। ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कंडीशन क्या है, तो जवाब 3 कंडीशन है, बस उस 3 कंडीशन को पकड़ लो और एग्जाम्पल देख के प्रैक्टिस करते जाओ, वो अपना पक्का हो जाएगा। तो आखिर वो कंडीशन क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल किस कंडीशन में शो करता है। हेडिंग लिखो, कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3 कंडीशन है।
अब ये कंडीशन ऑर्गेनिक में भी लागू हो जाएगी, यही कंडीशन कॉम्प्लेक्स में भी लागू हो जाएगी। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कभी कोई सामने आ जाए यही कंडीशन उसमें भी लगा देना। लेकिन इस समय हम ऑर्गेनिक का कवर कर रहे हैं, फिर कोऑर्डिनेशन के अलग से पढ़ा देंगे, तो उसमें क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा, इसी बहाने फिर से रिवाइज हो जाएगा टॉपिक। बोलो बात समझ में आई ना। लेकिन ध्यान रखना यही कंसेप्ट कोऑर्डिनेशन में भी लागू होगा। विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, या इधर से आएगा विच ऑर्गेनिक कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल की कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन नंबर 1, पहली कंडीशन है मॉलिक्यूल शुड बी प्लैनर। वो मॉलिक्यूल प्लैनर होना चाहिए, सारे एटम एक प्लेन में होने चाहिए। पहला पॉइंट, मॉलिक्यूल should be planar, मॉलिक्यूल प्लानर होना चाहिए। फिर कहोगे जो भी एग्जाम्पल आएगा वो पेपर पे ही आएगा, और पेपर मेरा प्लेन, तो जो लिखा है वो भी प्लेन, तो फिर क्या बात है, इस कंडीशन को बताने की क्या जरूरत है? फिर जवाब वो रियल में प्लेन में होना चाहिए, वो वास्तव में प्लेन में होना चाहिए। फिर कहोगे ये वास्तव में प्लेन है, ये कैसे पता चलेगा? जवाब हाइब्रिडेशन से। हाइब्रिडाइजेशन बताओ, जब हाइब्रिडेशन sp2 है तो शेप क्या होगा? ट्राइगोनल। अब देखो अभी यही वाला एग्जांपल जो था जिसमें मान लो हमने थोड़ा चेंज कर दिया, क्लोरीन लगा दिया, जरा ध्यान से देखो, इसमें सारे एटम एक प्लेन में है। जैसे बोर्ड प्लेन में है ना, वैसे ये भी सब एटम एक प्लेन में है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन, ध्यान से देखो, sp2 है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, पाई बॉन्ड को हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते, तो 3 सिग्मा की वजह से दिस कार्बन विल बी sp2, और sp2 का शेप सबको पता है, ट्राइगोनल प्लानर। तो मतलब इससे लगा ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड सब एक प्लेन में हुआ, तो ये पूरा एटम सब यहां से यहां तक प्लेन में हुआ। अच्छा, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालो, तो यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो ये भी तो sp2 हुआ, और sp2 का मतलब ट्राइगोनल प्लानर, तो उससे लगा ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड सब एक प्लेन में, तो पूरा मॉलिक्यूल सर से लेके पैर तक सब एक प्लेन में हुआ। मॉलिक्यूल शुड बी प्लानर, यह है इसकी पहली कंडीशन। फिर कहोगे ठीक है, आप बोलते हैं तो प्लानर हम मान लेते हैं, लेकिन प्लानर ही क्यों? प्लानर ही क्यों? जवाब, प्लानर इसलिए कि जब कोई मॉलिक्यूल प्लेन में रहेगा, जैसे हमारा दोनों हथेली मेरी प्लेन में है, देखो ध्यान से, ये दोनों हथेली मेरी एक प्लेन में है, दिख रहा है सबको, ये एकदम प्लेन में है। हाँ, इस समय लिटिल फिंगर के सामने लिटिल फिंगर दिख रहा है, और थंब के सामने थंब, बताओ दोनों हथेली प्लेन में है, लिटिल फिंगर के सामने लिटिल फिंगर, थंब के सामने थंब, ठीक है, ये दोनों हथेली प्लेन में है। अब हम क्या करेंगे, किसी एक हथेली को फिक्स करके दूसरी हथेली को 180 घुमाएंगे, 180 रोटेट करेंगे। जो भी हम रोटेशन करेंगे, जो भी हम चेंज लाएंगे, वो चेंज ऑब्जर्व हो जाएगा, वो चेंज पकड़ में आ जाएगा। कब? जब ये दोनों हथेली प्लेन में रहेगी तब। यदि प्लेन में हथेली नहीं है और हमने 180 रोटेशन कर दिया किसी एक हथेली को, चेंज पकड़ में आएगा ही नहीं, चेंज ऑब्जर्व होगा ही नहीं। चेंज ऑब्जर्व होना चाहिए, इसके लिए आवश्यक है दोनों हथेली एक प्लेन में होनी चाहिए। अब देखो हम एक हथेली को घुमाते हैं, 180 180 रोटेट करेंगे, ये देखो रोटेट कर दिया, देखा सबने? पहले देखो ये स्थित थी, ये कंडीशन थी, दोनों हथेली प्लेन में थी, लिटिल फिंगर के सामने लिटिल फिंगर, थंब के सामने थंब। हमने क्या किया, एक हथेली को 180 घुमा दिया, 180 रोटेट किया। हम कर रहे हैं, देखो सामने कर दिया। हाँ, अब बताओ, थंब के सामने लिटिल फिंगर आ गया, हमने 180 रोटेशन किया, वो चेंज ऑब्जर्व हुआ कि नहीं? हो गया। अच्छा, मान लो ये दोनों हथेली प्लेन में न रहती तो, जरा एक मिनट समझो कि नहीं रहती तो, मान लो ये है, चलो परपेंडिकुलर, दोनों हथेली एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बोलो है। अच्छा, हम फिर 180 घुमाएंगे, 180 फिर रोटेट करेंगे, क्या चेंज ऑब्जर्व हो पाएगा? इस समय जरा ध्यान रखना, घुमाने से पहले लिटिल फिंगर के बीच की दूरी देख लो क्या है, बीच की डिस्टेंस क्या है, लिटिल फिंगर के बीच की डिस्टेंस क्या दिख रही है? दिख रही है। अब हम 180 घुमाएंगे, घुमाने के बाद बताओ बीच की डिस्टेंस जो पहले थी वहां भी वही है, जितनी दूरी पहले थी घुमाने के बाद भी उतनी ही दूरी है, बोलो
जबकि यदि प्लेन में रखते हैं तो लिटिल फिंगर के बीच की दूरी देखो। अच्छा, घुमाने के बाद अब देखो, फर्क है, फर्क बहुत है। वो चेंज ऑब्जर्व हो रहा है, एकदम साफ क्लियर दिख रहा है। और यदि दोनों हथेली परपेंडिकुलर होती, इस कंडीशन में हम 180 घुमाए किसी एक हथेली को, घुमाया, देखो जो दूरी पहले थी लिटिल फिंगर के बीच की वही दूरी अभी भी है, डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं है। मतलब हमने हथेली घुमाई, वो चेंज ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा। वो चेंज तभी ऑब्जर्व होगा जब दोनों हथेली एक प्लेन में हो। बात समझ में आया? अब देखो, इसमें दो क्लोरीन के सामने क्लोरीन है। अब हम मान लो एक कार्बन को फिक्स करके दूसरे को 180 घुमा दें, रोटेट कर दें। इस समय क्लोरीन के सामने क्लोरीन है, ध्यान रखना, इनके बीच का है ना। हमने क्या किया, एक कार्बन को फिक्स करके, एक हथेली को फिक्स करके दूसरी हथेली को 180 घुमाया, 180 रोटेट किया, फिर कहो है ना, रोटेट किया। हमने ऊपर वाला कार्बन फिक्स किया था, ऊपर वाले को नहीं चेंज किया है, ऊपर वाला फिक्स है, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ क्लोरीन। और नीचे वाले कार्बन को हमने 180 घुमाया, रोटेट किया। बताओ, क्लोरीन इधर चला आएगा, हाइड्रोजन इधर चला आएगा। पहले क्लोरीन क्लोरीन के बीच की दूरी क्या थी, अब क्लोरीन क्लोरीन के बीच की दूरी देखो, बढ़ गई कि नहीं? पहले एडजेसेंट था, अब फार। पहले नज़दीक था, अब क्या हो गया, दूर। चेंज ऑब्जर्व हुआ। ये तभी ऑब्जर्व हो रहा है जब ये सारे एटम एक प्लेन में है तब। यदि प्लेन में नहीं रहे, परपेंडिकुलर है, तो चेंज ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा। तो इस चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए ये आवश्यक है कि सारे एटम एक प्लेन में होने चाहिए। इसलिए हमने लिखवाया पहली कंडीशन, मॉलिक्यूल शुड बी प्लैनर, ताकि किसी एक कार्बन को फिक्स करके हम दूसरे कार्बन को 180 रोटेट करें तो जो भी चेंज लाएं वो चेंज ऑब्जर्व होना चाहिए। वो चेंज ऑब्जर्व हो गया, समझना ज्योमेट्रिकल शो कर गया। अब देखो, यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वहाँ जानते हो आगे चल के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आएगा। यहाँ मेटल हो जाएगा और यहाँ लीगेंड हो जाएगा। लीगेंड ए बी। बोलो, बात समझ में आई? अब मान लो ये कॉम्प्लेक्स प्लानर है, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है, मान लो। बता समय ए और ए के बीच की दूरी, एंगल कितना है ना, दूरी देख रहा है। फिर हमने क्या किया, इस दो लिगेंड को फिक्स करके इसको 180 घुमा दिया, 180 रोटेट कर दिया, तो मतलब बी ऊपर चला जाएगा, ए नीचे चला आएगा। और जहाँ बी ऊपर गया, ए नीचे आया, बचाओ ए और ए के बीच की दूरी बढ़ गई। पहले दोनों ए एडजेसेंट थे, अब वही ए क्या हो गया, फार। मतलब चेंज ऑब्जर्व हुआ, ज्योमेट्रिकल शो कर गया। यहाँ डबल बॉन्ड है, डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, यहाँ मेटल है, उससे डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। जो कंडीशन ऑर्गेनिक की है वही कंडीशन कॉम्प्लेक्स की भी है। बात समझ में आया? जब ऑर्गेनिक के करीब मोर देन 50 प्रॉब्लम बन सकते हैं तो कॉम्प्लेक्स के भी मोर देन 50 प्रॉब्लम बन जाएंगे। डिफरेंट तरह के एग्जाम्पल आते जाएंगे और पूछेगा ज्योमेट्रिकल शो करेगा कि नहीं करेगा। अब तुम कंसेप्ट लगाते जाओ, अपना आंसर निकालते जाओ। कितने एग्जाम्पल रटोगे बैठ के? नहीं रट पाओगे तुम। इसलिए कंडीशन को जानो, प्रैक्टिस कर लो, काम हो गया बस। हाँ, तो देखो, इस समय ऑर्गेनिक को ज़्यादा फोकस करेंगे, कोऑर्डिनेशन को बाद में। हाँ देखो सामने, पहली कंडीशन क्या पता है, मॉलिक्यूल शुड बी प्लैनर। और दूसरी कंडीशन है कि दो एटम के बीच रोटेशन हिंडर्ड होना चाहिए, रुकावट होनी चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जब रुकावट रहेगी तभी ना ये अरेंजमेंट फिक्स रहेगा कि हम बोल सकते हैं कि ये सिस है और ये है ट्रांस। जब तक हम सिस लिख रहे हैं, घूमेगा तो घूम के ट्रांस हो जाएगा अपने आप, तो फिर हम कैसे कहें ये सिस है? वो फिक्स अरेंजमेंट होना चाहिए, वो रैपिडली चेंज नहीं होना चाहिए। और फिक्स अरेंजमेंट के लिए इन दो कार्बन के बीच रोटेशन हिंडर्ड, रुकावट होनी चाहिए, ताकि ये अरेंजमेंट फिक्स रहे, ये इंटरचेंज न होने पाए। इसलिए सेकंड कंडीशन है कि देयर शुड बी हिंडर्ड रोटेशन बिटवीन टू एटम। हिंडर मतलब रुकावट, दो कार्बन के बीच रोटेशन में हिंड्रेंस होनी चाहिए। नोट करो सेकंड पॉइंट, देयर शुड बी हिंडर्ड
rotation between two atoms. There should be hindered rotation between two atoms. दो एटम के बीच रोटेशन में हिंड्रेंस हो, रुकावट हो। ताकि जो अरेंजमेंट हम डिफाइन करें वो फिक्स होना चाहिए, वो इंटरचेंज नहीं होना चाहिए। हम जिसको सिस बोले वो सिस रहे, जिसको हम ट्रांस बोले वो ट्रांस रहे। अभी हमने सिस बोला तुरंत वो ट्रांस हो गया, फिर हम ट्रांस बोल रहे हैं वो घूम के सिस हो गया, मतलब आपस में इंटरचेंज हो रहा। तो फिर वो फिक्स हुआ थोड़ी हुआ, वो तो फिक्स होना चाहिए। और उस फिक्स अरेंजमेंट को ही तो कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। और यदि रैपिडली इंटरचेंज होने लग जाए तो वो तो कन्फॉर्मेशन है, वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले कॉन्फ़िगरेशन बाद में आएगा कन्फॉर्मेशन। दिस इज द फिक्स अरेंजमेंट, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर। अच्छा, मान लो हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दे विच शो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर, है ना। और ऑप्शन हमने ध्यान से देखा तो हमने कहा तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन दिख रही सारी, वो सारे मालिक्यूल में तो ज्योमेट्रिकल की कंडीशन दिख रही है। अब वो पूछ क्या रहा है, कॉन्फ़िगरेशनल, क्या इसमें कौन कॉन्फ़िगरेशनल शो करेगा। और हमको ज्योमेट्रिकल कंडीशन दिख रही है, क्या करेंगे, छोड़ देंगे इसको, छोड़ देंगे हम, और टिक मार देना। अरे कॉन्फ़िगरेशन ही तो ज्योमेट्रिकल का ही पार्ट है, मतलब वो फिक्स अरेंजमेंट है ना, तो बस कॉन्फ़िगरेशन और ज्योमेट्रिकल तो उसी का ही पार्ट है। होता है क्या ना, कभी कभी शब्द बदल देता है, क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल देगा, शब्द बदल के नया ऑप्शन बना देगा और हम घबरा जाते हैं। और जैसे हम सोच के जाते हैं वैसा नहीं दिखता तो घबराते हैं वहाँ जा कर के। इसलिए खुला दिमाग करके चलो, बस कंसेप्ट को पक्का कर लो, प्रैक्टिस कर लो, रटो कुछ नहीं, कुछ मत रटो, रटने से दिमाग भारी होता है। हाँ, यदि कोई याद करने वाली चीज़ आ जाती है सामने तो कोशिश करो, याद होए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। क्योंकि हमने अपना अनुभव देखा है कि कंसेप्चुअल वाले क्वेश्चन से सिलेक्शन हो जाता है बड़े आराम से, रटने वाले क्वेश्चन एका दुक्का आते हैं। अब उसके लिए परेशान मत हो ना, 45 में तुमने यदि 43 क्वेश्चन भी लगा लिया तो काम तुम्हारा बन जाएगा। एक आध दो क्वेश्चन के लिए परेशान मत हो। हाँ ठीक है, कोशिश करते हैं याद करने की, यदि याद हो जाए तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। लेकिन हम क्या करते हैं, 43 क्वेश्चन को छोड़कर 2 क्वेश्चन के लिए परेशान रहते हैं कि हमारा दिमाग जो है भूल जाता है हमको। अरे भूलता है, अच्छी बात है, भूलेगा तभी तो रात को नींद आएगी ना, भूलना भी तो चाहिए ना। लेकिन परेशान रहते हैं कि हमको भूल जाता है। क्या सोचते हो कि एक बार कोई सुन लो तो याद हो जाएगा क्या, परमानेंट? क्यों नहीं भूलेगा, भूलना भी चाहिए, क्योंकि भूलेगा तभी तो रात को नींद आएगी कायदे की। तो फिर अगला दिन फिर से पढ़ाई होगी, भूलेगा, फिर उसके बाद फिर हम दोबारा याद करेंगे, कोशिश करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, करते करते वो अपने गिरेगा, खड़ा होगा, बैलेंस बन जाएगा ना। लेकिन अब बस सोचता रहेगा कि हमको भूल जाता है, दिमाग कमज़ोर है मेरा। ख्याल कमज़ोर है, दिमाग कमज़ोर नहीं है। तुम्हारे ख्याल कमज़ोर है, केवल दिमाग कमज़ोर नहीं होता। बोलो बात समझ में आई? इसलिए बात को समझना है, उसको अप्लाई करना है, रटने की कोशिश नहीं करो किसी बात को। हाँ, तो बोलो सेकंड पॉइंट समझ में आया? पहला पॉइंट, मॉलिक्यूल शुड बी प्लानर। सेकंड पॉइंट, देयर शुड बी हिंडर रोटेशन बिटवीन टू एटम। 2 एटम के बीच रोटेशन में रुकावट होनी चाहिए, हिंड्रेंस होनी चाहिए, ताकि अरेंजमेंट फिक्स रहे, चेंज न होने पाए। अच्छा, 2 एटम के बीच रोटेशन में हिंड्रेंस है, ये कैसे पता चलेगा? जवाब उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब पाई बॉन्ड होना चाहिए। जहाँ पाई बॉन्ड होगा वहाँ रोटेशन में हिंड्रेंस आएगी। तो कहोगे ऐसा क्यों, पाई बॉन्ड से हिंड्रेंस क्यों आएगी? क्योंकि हम बता चुके हैं पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग 2 जगह पे होती है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे। क्योंकि ओवरलैपिंग जब 2 जगह से हो जाएगी तो रोटेशन रुकावट आ जाएगी। जैसे 2 तख्ती है, लकड़ी की तख्ती है, और तुमने 2 जगह से कील लगा दी बीच में। अब 2 जगह से कील लगा दोगे तो इस तख्ती को पकड़ के तुम नहीं घुमा सकते अब, क्योंकि तुमने 2 बीच में कील लगा दी है। अच्छा, यदि 1 कील लगाते हैं बीच में तब तो हम इस तख्ती को पकड़ के घुमा सकते हैं, क्योंकि बंधन एक जगह पर है। एक जगह बंधन होने से रोटेशन संभव है इन 2 लकड़ी की तख्ती के बीच। लेकिन जहां तुमने 2 कील बीच में गाड़ दी, तब इस तख्ती को पकड़ के इसको घुमाना आसान नहीं हो पाएगा, रुकावट आ जाएगी। तो उसी तरह से जहां सिंगल बॉन्ड होता है वहां कन्फॉर्मेशन मिलता है, और जहां डबल बॉन्ड होता है वहां कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर मिलता है। इसलिए वहां पाई बॉन्ड होना
चाहिए। फिर कहोगे पाई बॉन्ड होना चाहिए, तो पाई बॉन्ड तो एल्काइन में भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड में भी होता है, तो मतलब ये भी ज्योमेट्रिकल शो करेगा फिर, क्योंकि यहाँ भी तो पाई है, यहाँ भी तो रोटेशन में हिंड्रेंस है। जवाब ठीक है, रोटेशन में हिंड्रेंस है, लेकिन यदि हम किसी एक कार्बन को पकड़ के दूसरे को घुमाए 180 रोटेट करें तो चेंज ऑब्जर्व होगा ही नहीं, क्योंकि सारे एटम एक लाइन में है। लाइन में आ जाने की वजह से हम किसी एक कार्बन को पकड़ घुमाए तो ग्रुप की रिलेटिव पोजीशन में कोई चेंज ऑब्जर्व, क्योंकि मॉलिक्यूल लीनियर है। तो हमने क्या बोला, ज्योमेट्रिकल के लिए लीनियर नहीं प्लानर चाहिए, ये तो लीनियर है। रोटेशन भले हिंडर हो, दूसरी कंडीशन भले फॉलो करती हो, लेकिन पहली नहीं फॉलो कर पाएगी, जिस वजह से हम चेंज ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, मतलब एल्काइन ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। तो ठीक है, एल्काइन नहीं करेगा तो एल्कीन तो करेगा ना, एल्कीन तो कर सकता है, आवाज़ ही नहीं आ रही, तो यानी कि डबल बॉन्ड में आ सकता है। अच्छा, कार्बन के साथ यदि कार्बन डबल बॉन्ड ना होकर के नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आ जाए तो बोलो, हो सकता है, हो सकता है। हम देखो, जो दो लकड़ी की तख्ती लगाए हैं, बीच में दो कील गाड़ दिए, अब हम एक लकड़ी और एक लोहे की प्लेट लगा के बीच में कील गाड़ दें, क्या अपनी बात नहीं समझा सकते थे? बोलो, दो लकड़ी की तख्ती है, बीच में हमने कील गाड़ दी, बताओ रोटेशन हिंड्रेंस होगा, रुकावट होगा। हमने यहाँ मार्किंग कर दी, यहाँ पे मार्किंग कर दी, यहाँ पे रेड कलर का मार्क कर दिया, बताओ रेड कलर एडजेसेंट पर है, हमने इसको फिक्स करके 180 घुमाया, काल्पनिक तौर पर घुमाया। अब किसी के मन में आएगा रोटेशन में हिंड्रेंस से आप घुमा कैसे रहे हैं? अरे काल्पनिक तौर पे घुमा रहे हैं, इमेजिनेशन करो। मानते हैं रोटेशन में हिंड्रेंस है, लेकिन आंसर खोजने के लिए तुमको ये इमेजिनेशन करना होगा, क्या कि किसी एक तख्ती को पकड़ के दूसरे को 180 घुमाते हैं, जब 180 रोटेट करेंगे तो बताओ जो रेड मार्क नज़दीक था, बताओ फार्थ पर चला जाएगा, चेंज ऑब्जर्व होगा कि नहीं? तो ज्योमेट्रिकल शो। अब चाहे ये दो लकड़ी की तख्ती हो, कार्बन कार्बन हो सकता है कि लकड़ी एक लोहे की प्लेट हो, कार्बन के साथ नाइट्रोजन हो, तब भी चल सही हो जाएगा बात। अच्छा, दोनों लोहे की प्लेट हो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तब भी हो सकता है। मतलब यहाँ कार्बन कार्बन भी हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन भी हो सकता है, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन पाई बॉन्ड भी हो सकता है। ज्योमेट्रिकल के लिए सारी कंडीशन अलाउड है। हम देखो सारा एग्जाम्पल अभी दिखाएंगे, पहले तो कंडीशन बता रहे हैं, इसके बाद एक एक करके सारे एग्जाम्पल दिखाएंगे सबको कि देखो ये भी है, ये भी ज्योमेट्रिकल है, ये भी ज्योमेट्रिकल है। तो मतलब दो एटम के बीच रोटेशन शुड बी हिंडर्ड होना चाहिए, उसमें एक पाई होना चाहिए। अब चाहे वो कार्बन कार्बन के बीच हो, चाहे कार्बन नाइट्रोजन के बीच हो, चाहे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच क्यों ना हो। हाँ, यदि वो सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो वो ज्योमेट्रिकल क्या शो नहीं कर सकता? जोर से बोलो, कर सकता कि नहीं कर सकता? जवाब कर सकता है। कब? कब? यदि वो सिंगल बॉन्ड साइकिल का हिस्सा हो जाए तब। जहां सिंगल बॉन्ड साइकिल में आ गया वहां रोटेशन में हिंड्रेंस हो जाएगी, रोटेशन फ्री नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बंधन में आ गया। जहां बंधन में आया, जहां रिंग के रूप में आया, रोटेशन में हिंड्रेंस। और साइक्लिक कंपाउंड इज प्लानर। इस बात को हम आगे साबित कर देंगे कि साइक्लिक कंपाउंड भी प्लानर होता है, इसको हम आगे साबित करेंगे। क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड प्लानर है और सिंगल बॉन्ड साइकिल में आ जाने से रोटेशन में हिंड्रेंस है, रोटेशन में रुकावट है। फिर कहोगे साइकिल में रुकावट क्यों हो जाती है? अब जैसे मान लो ऊपर से एक रस्सी हैंग कर रही फ्रीली, फैन से रस्सी बंधी नीचे हैंग कर रही, फ्रीली हैंग कर रही, उसको हम ट्विस्ट करना चाहे तो आराम से ट्विस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक ही बंधन है। अब उस रस्सी को हमारी फैन रो करके, अभी रनिंग कंडीशन में नहीं है, हमने रस्सी बांधी फैन से और टर्न करके फिर ऊपर से बांध दिया, बताओ साइकिल रिंग बन गई। पहले रस्सी एक जगह से बंधी थी, नीचे से फ्री थी, फिर हमने रस्सी को साइकिल के रूप में बांध दिया, दो जगह से बंधन हो गया। अब हम रस्सी को ट्विस्ट करना चाहते हैं, क्या ट्विस्ट कर पाएंगे? क्या फ्री रोटेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो दो जगह से बंधन में आ गया। जहां दो जगह से बंधन में आएगा रोटेशन में क्या होगा? हिंड्रेंस। और जहां रोटेशन में रुकावट आ गई वो ज्योमेट्रिकल शो
करेगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल के लिए देयर शुड बी हिंडर्ड रोटेशन बिटवीन टू एटम। अब इस कार्बन कार्बन के बीच फ्री रोटेशन संभव नहीं है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड साइकिल की वजह से बंधन में आ चुका है। बोलो बात समझ में आया? अभी हम सब एग्जांपल दिखाएंगे, सारा सब शांत हो जाएगा अपने आप। पहले हमको कंडीशन निकालने दो। 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या बोला? मॉलिक्यूल शुड बी प्लानर। दूसरा, 2 एटम के बीच रोटेशन में रुकावट होनी चाहिए। और तीसरा लास्ट पॉइंट, बस ध्यान सुनो, तीसरा लास्ट पॉइंट क्या है? किसी एक कार्बन को फिक्स करके, किसी एक एटम को फिक्स करके दूसरे को एक्सिस घुमा दे, 180 रोटेट कर दे काल्पनिक तौर पर, तो जो भी चेंज आए वो ऑब्जर्व होना चाहिए। बस वो चेंज दिखना चाहिए, ऑब्जर्व होना चाहिए। वो चेंज ऑब्जर्व हो गया तो समझो ज्योमेट्रिकल शो कर गया। अब चाहे वो ऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूल क्यों ना हो। 50 एग्जाम्पल इधर से 50 उधर से, मतलब 100 एग्जाम्पल इसके बन जाएंगे बड़े आराम से। कंडीशन बस इतनी है। अब ये तीनों कंडीशन को पहले नोट करोगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल दिखाना स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक का। पहले आज ऑर्गेनिक का ही दिखाएंगे केवल। हाँ, पहला पॉइंट क्या बोला? मॉलिक्यूल शुड बी, दूसरा देयर शुड बी हिंडर रोटेशन बिटवीन 2 एटम। और वो 2 एटम कौन? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, एंड सिंगल बॉन्ड द पार्ट ऑफ साइकिल, सिंगल बॉन्ड पार्ट ऑफ साइकिल। हाँ, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड नहीं, ट्रिपल बॉन्ड नहीं, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल क्या होगा? लीनियर। और लीनियर में ग्रुप की रिलेटिव पोजीशन में चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। यदि हम एक एटम को घुमा दें तो डिस्टेंस वही रहेगी, इन ग्रुप की रिलेटिव पोजीशन में चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। इसलिए ट्रिपल बॉन्ड का कोई मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। हाँ बोलो, बात समझ में आई? अच्छा, तो तीसरा पॉइंट हमने बताया, थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा सबको। क्या? कि किसी एक एटम को पकड़ के दूसरे को घुमाएं, 180 रोटेट करें तो चेंज ऑब्जर्व होना चाहिए। तो वो हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे चेंज, उसको दिखाने के लिए कुछ एग्जांपल हम बोर्ड पर दिखाते हैं सामने। पहले सुन लो, अभी तुरंत क्वेश्चन नहीं करो, जब तक पूरी बात निकल ना जाए तब तक अभी मत पूछो क्वेश्चन। जो मन में आ रहा है उसको लिखते जाओ। देखो सामने, ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 2 बॉन्ड बन गए, 2 बॉन्ड और होंगे, यहाँ पे 2 बॉन्ड बन गए, 2 और होंगे। बताइए, कार्बन sp2 है? आवाज ही नहीं है। तो sp2 का मतलब ट्राइगोनल प्लानर। तो इससे लगा ये बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एक प्लेन में हुआ। अच्छा, ये भी sp2 है, ट्राइगोनल प्लानर। तो उससे लगा ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, सब एक प्लेन में हुआ। तो पूरा मॉलिक्यूल क्या हो गया? प्लानर। पहली कंडीशन फुलफिल्ड। दूसरी कंडीशन, इस 2 कार्बन के बीच पाई बॉन्ड आ जाने से यहाँ रोटेशन क्या हो गया? हिंड्रेंस हो गया, रोटेशन में रुकावट हो गई। सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गई। और तीसरी कंडीशन हमने क्या बोला? कि किसी एक कार्बन को फिक्स करके दूसरे कार्बन को 180 घुमाओ, रोटेट करो, काल्पनिक तौर पे करो, घूमेगा नहीं हम जानते हैं, काल्पनिक तौर पे ही करो। जो भी चेंज आए वो ऑब्जर्व होना चाहिए। वो चेंज ऑब्जर्व हो गया, मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल शो कर गया। अब देखो, इस बात को समझाने के लिए हमने यहां पर ग्रुप लगाया। पहली पॉसिबिलिटी, हमने चारों ग्रुप सेम लगा दिया, चारों ग्रुप सेम लगाया। अब हम एक कार्बन को फिक्स करके 180 घुमाते हैं। बताओ, पहले भी ए के सामने ए था, घुमाने के बाद भी ए के सामने ए ही रहेगा। चेंज हुआ लेकिन ऑब्जर्व, मतलब ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी, मान लो हम इस कार्बन से जो चारों ग्रुप सेम लगाए थे, हम उसमें से एक ग्रुप डिफरेंट कर देते हैं, बदल देते हैं, ए ए ए बी।
मतलब एग्जामिनर के पास ग्रुप लगाने की कितनी संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटी है। हम सारी पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं ताकि एग्जामिनर को कुछ नया ऑप्शन बनाने का मौका ही नहीं मिलेगा। वो क्या कर सकता है, क्या लगा सकता है, हम सारी पॉसिबिलिटी से ग्रुप लगाते चले जा रहे हैं। या तुम्हारे मन में आएगा कि एक नया पॉसिबिलिटी है तो बोल देना, वो भी चेक हो जाएगा इसी में। कंडीशन तो यही है बस। हाँ, अब देखो, मान लो हमने 3 ग्रुप सेम एक डिफरेंट कर दिया। अब हम किसी एक कार्बन को फिक्स करके दूसरे को 180 घुमाते हैं, रोटेट करते हैं। अच्छा, रोटेशन से पहले ए के सामने ए था, ए के सामने बी था, ए के सामने ए के सामने बी। हमने क्या किया, इसको फिक्स करके 180 घुमाया। बताओ, बी इधर चला जाएगा, ए इधर चला जाएगा। अच्छा, जब बी इधर चला जाएगा तब भी ए के सामने ए और ए के सामने बी ही रहेगा। लेफ्ट राइट की बात नहीं है, क्योंकि मालिक्यूल को तुम किसी भी एंगल से घूम के देख सकते हो। घुमाने से पहले ए के सामने ए के सामने बी था, घुमाने के बाद भी ए के सामने ए और ए के सामने बी ही रहेगा। मतलब चेंज हुआ लेकिन वो ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा, वो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। तीसरी पॉसिबिलिटी, हमने क्या किया, चारों को पहले सेम लगा दिया, फिर 3 सेम करके 1 वैरी कर दिया। अब की बार 2 वैरी करेंगे, 2 ग्रुप वेरिएबल लगाएंगे डिफरेंट। तो मान लो हमने ए बी, अब बताओ 2 डिफरेंट हो गया। पहले 3 सेम था, 1 डिफरेंट था, अब इसके बाद 2 डिफरेंट हो गया। देखो 2 डिफरेंट हो गया। हाँ, हमने एक कार्बन को फिक्स करके दूसरे को 180 घुमाया, सबने देखा घुमाते हुए, लेकिन क्या चेंज ऑब्जर्व होगा? नहीं होगा, क्योंकि ए के सामने बी, ए के सामने बी, घुमाने के बाद भी ए के सामने बी ही रहेगा। चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा, ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। मतलब हमने किसी को क्लास में खड़ा कर दिया, बोला इसको ज़रा ध्यान से देखो। हाँ, उसने ध्यान से देख लिया। फिर हमने कहा चला पीछे घूम जाओ तुम, वो घूम गया। फर्स्ट से हमने इसको घुमा दिया, सबने देखा क्लास में, लेकिन उसने नहीं देखा। फिर हमने कहा चला सीधे हो जाओ। अब बताओ, ये वही है कि बदल गया? वो कहेगा वही है, वो कहेगा वही है ये तो, लेकिन सबने देखा हमने चेंज किया, मतलब वो पकड़ नहीं पाया, ज्योमेट्रिकल नहीं हुआ। और यदि उसने पकड़ लिया, उसने देखा नहीं था घुमाते हुए, लेकिन उसने पकड़ लिया, मतलब ज्योमेट्रिकल हो गया। बात समझ में आई? ये काल्पनिक बात है, इस काल्पनिक बात को ही ले करके हम अपने क्वेश्चन को लगा सकते हैं। सामने देखो। अच्छा, अभी हमने सिमिलर ग्रुप को एक ही कार्बन से लगाया था ना, अब इसी सिमिलर ग्रुप को हम अलग अलग कार्बन से लगा दें तो एक नई पॉसिबिलिटी बन जाती है। यहाँ ए बी, यहाँ ए बी। देखो, सिमिलर ग्रुप जो थे सेम कार्बन पे थे, अब सिमिलर ग्रुप अलग अलग कार्बन पे आ गए। फर्क है, कुछ नया है, चेंज है। हाँ, अब बताओ, हम इसको फिक्स करके 180 घुमा दें। अच्छा, रोटेशन से पहले बी के सामने बी था, रोटेशन के बाद बी के सामने ए आ जाएगा, चेंज ऑब्जर्व होगा, ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। हाँ, अच्छा, नई पॉसिबिलिटी क्या है? मान लो इस कार्बन डबल बॉन्ड से जो ग्रुप लगाने हैं उसमें हम अब की बात 3 डिफरेंट ग्रुप लगाएंगे, कोई एक सेम कर देते हैं। 3 डिफरेंट, ए बी सी, और एक कोई सेम कर देते हैं, ए। चेंज ऑब्जर्व होगा, ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। अच्छा, फिर हम ए बी सी, अब हमने ए रिपीट कर दिया था ना, अब हम ए रिपीट ना करके बी रिपीट कर देते हैं। बताओ, चेंज ऑब्जर्व होगा, ज्योमेट्रिकल शो? हाँ, बिल्कुल करेगा, ये बिल्कुल करेगा। अच्छा, फिर अब हमने क्या किया, 3 डिफरेंट ग्रुप लगा के कोई एक सेम करना था, तो पहले हमने ए को सेम कर दिया, रिपीट कर दिया, फिर बी को रिपीट कर दिया, सी को रिपीट कर दिया ए के सामने। चेंज ऑब्जर्व, ज्योमेट्रिकल शो? हाँ, करेगा। अच्छा, चारों को डिफरेंट कर देते हैं, चारों डिफरेंट, ए बी सी डी।
चेंज ऑब्जर्व होगा कि नहीं होगा? खड़े हो जाओ। देखो सामान क्यों भाग रहा है कि ग्रुप भाग जाएगा यहाँ से। हाँ बोलो खड़े हो जाओ। नहीं खड़े हो जाओ, तुम्हारे मन चेहरे पे रौनक नहीं आई। हाँ बोलो। अभी तो बोले थे नहीं करेगा, अब खड़े हो गया तो बदल दिया आंसर। सामने देखो, ए के सामने क्या है सी, बी के सामने है डी, फिर हमने इसको फिक्स करके 180 घुमाया 180, तो बता सी इधर चला जाएगा डी इधर आएगा। अच्छा सी इधर चला जाएगा तो ए के सामने पहले सी था, अब बी के सामने सी हो जाएगा। चेंज ऑब्जर्व होगा, ज्योमेट्रिकल शो हाँ करेगा। बैठो। बोलो बात समझ में आई? ऐसे ही डिफरेंट ग्रुप लगा लगा करके एग्जामिनर नया नया ऑप्शन बनाता जाएगा। जो मन में आया ग्रुप लगाया, नया ऑप्शन बनाया, क्वेश्चन लगा दिया ऑप्शन में। कितना एग्जाम्पल रटोगे बैठ के। अच्छा अभी यहाँ पर हम कार्बन कार्बन लगाए ना, अब हम कार्बन की जगह हटा के नाइट्रोजन लगा देंगे, फिर 2 नाइट्रोजन लगा देंगे। मतलब इसमें भी वेरिएशन करते जाएंगे और नया नया ऑप्शन बनाते जाएंगे। अब पूछेंगे ज्योमेट्रिकल शो करेगा कि नहीं करेगा। आज पहला तो ये सीखना है, इसके बाद जब करेगा तो नेमिंग करो। सिस ट्रांस सिन एंटी ई जेड, नेमिंग दूसरा क्वेश्चन, नेमिंग दूसरा क्वेश्चन है। पहले ज्योमेट्रिकल शो करेगा कि नहीं, यदि करेगा तो उसका नाम क्या होगा? वो सिस ट्रांस सिन एंटी ई जेड, एक नया क्वेश्चन, वो बात की बात है। पहले तो इतना जानो कि ज्योमेट्रिकल शो करेगा कि नहीं करेगा। इसके लिए 3 कंडीशन है। पहला मॉलिक्यूल शुड बी प्लानर, दूसरा देयर शुड बी हिंडर रोटेशन बिटवीन 2 एटम, और तीसरा किसी एक कार्बन को फिक्स करके दूसरे को 180 घुमा दें तो चेंज ऑब्जर्व होना चाहिए। अच्छा वो तीसरा पॉइंट को कैसे लिखवाएं कि एक कार्बन को फिक्स कर दूसरे का घुमाए तो रोटेशन में चेंज ऑब्जर्व होना चाहिए। तो सीधा सीधा तो ध्यान से देखो, जहाँ जहाँ ज्योमेट्रिकल मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा था, एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। जरा ध्यान से देखो, जहाँ भी मिल रहा है वहाँ सेम कार्बन से जो ग्रुप लगे वो सेम है कि डिफरेंट है? अच्छा इस कार्बन से ग्रुप सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। अच्छा ये भी शो कर रहा है इस कार्बन से लगे ग्रुप सेम है कि डिफरेंट? इस कार्बन से ग्रुप क्या है? डिफरेंट। ये भी शो कर रहा है इस कार्बन से लगे ग्रुप सेम है कि डिफरेंट? इस कार्बन से लगे ग्रुप डिफरेंट। ये भी शो कर रहा है इस कार्बन से लगे ग्रुप क्या है? डिफरेंट। इससे देखो ग्रुप डिफरेंट, लेकिन ये शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ डिफरेंट जरूर है जबकि यहाँ क्या है? सेम है। इसका मतलब क्या है कि जिस कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर, उस कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। बस बात खत्म। जिस कार्बन डबल बॉन्ड में हिंडर रोटेशन है उस दोनों कार्बन से डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। बस तीसरा पॉइंट जो है इसको ऐसे लिख लो, नोट करो। डिफरेंट ग्रुप अटैच, डिफरेंट ग्रुप अटैच at the each carbon, different group attach at the each carbon of double bond. Different group attach at the each carbon of double bond. ये हो गया 3 पॉइंट, 3 कंडीशन। तीसरे पॉइंट को हमने शब्द बदल करके हल्के से लिखवा दिया ताकि तुमको देखने में दिक्कत ना हो। पर चला कि ग्रुप घुमाना है, तुमने कॉपी घुमा दी, फट गई, पूरी कॉपी फट गई। तो इसलिए हल्का करने के लिए हमने ये कंसेप्ट सुनाया। ये है कंडीशन, बस मेरा काम ख़त्म। अब इसी कंडीशन को ध्यान में रख के हम ऑर्गेनिक के भी प्रॉब्लम ज्योमेट्रिकल लगा लेंगे और कॉम्प्लेक्स का भी लगा लेंगे। अब चाहे कॉम्प्लेक्स तुम्हारा स्क्वायर प्लेनर हो चाहे ऑक्टाहेड्रल क्यों ना हो। कॉम्प्लेक्स भी 2 तरह के होंगे ना, एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स और दूसरा ऑक्टाहेड्रल। तो ज्योमेट्रिकल दोनों में मिलता है, तो दोनों के एग्जाम्पल बनते हैं। इसलिए कोऑर्डिनेशन के एग्जाम्पल तो ऑर्गेनिक से भी ज़्यादा है, एग्जाम्पल तो और ज़्यादा है उसमें भी, लेकिन कंसेप्ट तो यही है ना। तो इसी कंसेप्ट से हम दोनों क्वेश्चन लगा सकते हैं। लेकिन आज हम लोग पहले ऑर्गेनिक को फोकस करेंगे, ठीक है। अब हम तुम्हारे सामने बोर्ड पर कुछ मॉलिक्यूल लिखते जा रहे हैं। अब तुम हमको ये देख के बताओ ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा कि नहीं करेगा। हाँ बोलो, तो ये प्रॉब्लम
अब कोई बात मन में है तो कर लो, कोई मन में है हाँ करो, बोलो। हाँ ठीक, हमने क्या बोला, साबित कर देंगे ना, धीरज रखो। बोला ना हमने कि साबित कर देंगे, धीरज रखो। उसको साबित करने का मतलब जो आज समझाया वो भी नहीं हो पाएगा फिर तो। इसको साबित करने के लिए हमको 1 घंटा लगेगा टाइम, क्योंकि उसमें कई बातें हैं। बेयर स्ट्रेन थ्योरी नाम सुना है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी, वो हम समझाएंगे तो उसमें अपने आप समझ में आ जाएगा। बोला ना कि बताएंगे इसको, तो बताएंगे फिर। अभी क्वेश्चन लगाना है तो मान लो कि साइक्लो कंपाउंड इज प्लानर, अभी मान के लगाओ, बाकी हम आगे जब क्लास में आगे बढ़ेगी तो हम इसको प्रूफ कर देंगे इस बात को कि कैसे साइक्लो एल्केन प्लानर कैसे हुआ। अभी हमने साइक्लो एल्केन बोला ना, तो बात को ज़्यादा लंबा मत खींचो ना, जो हम देना चाहते हैं वो निकल जाएगी हाथ से बात, जो चीज़ असली तुम्हारे हाथ में आई अभी। हाँ देखो पहला क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो सामने मेरे सामने 2 मिथाइल ब्यूटीन लग दिया, मान लो ये सामने देखो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन। हमने इसमें एक डबल बॉन्ड लगाना है, एक पाई बॉन्ड लगाना है, ठीक है। कितने ज्योमेट्रिकल सेंटर मिलेंगे, हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल सेंटर, ध्यान से देखो। हमने यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगाया, क्या ज्योमेट्रिकल सेंटर पाया? बोलो। हाँ नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन देखो सेम हो गया, जबकि ज्योमेट्रिकल सेंटर में भी कहा गया था कि सेम कार्बन से डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। ये डिफरेंट जरूर है लेकिन ये डिफरेंट, तो ये ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं हुआ। बोलो क्लियर? अच्छा, इस डबल बॉन्ड को यहाँ से हटा के यहाँ लगा दें तो क्या ये ज्योमेट्रिकल सेंटर हुआ? जवाब नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन सेम हो गए। भले ये डिफरेंट हो लेकिन ये तो सेम है ना, इसलिए ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है। चलो अच्छा, अब हम डबल बॉन्ड उठा के यहाँ लगा दें तो ज्योमेट्रिकल हुआ? जवाब नहीं हुआ। हाँ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस कार्बन से ये कार्बन और ये कार्बन सेम है। ध्यान से देखो, ये ग्रुप क्या हो गया? सेम हो गया, सेम हो गया। भले इस कार्बन से एक मिथाइल एक हाइड्रोजन लगाओ, डिफरेंट हो, मानते हैं, लेकिन ये तो सेम हो गया। ये सेम हो जाने से ये भी ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है। बोलो। अच्छा, इस डबल बॉन्ड को खिसका के यहाँ लगा दें तो नहीं होगा, मतलब इस कंपाउंड में कहीं भी ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, कंपाउंड बदल देते हैं। हाँ, अब हम 5 कार्बन की एक सीधी चेन बना दिए। हमने एक डबल बॉन्ड यहाँ लगाया तो क्या ज्योमेट्रिकल सेंटर पाया? जवाब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन सेम है। भले ये डिफरेंट हो लेकिन ये सेम हो जाने से ये ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं हुआ, क्योंकि ज्योमेट्रिकल सेंटर में क्या बोला गया है कि दोनों कार्बन से डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। इस कार्बन से सेम है और इस कार्बन से क्या है? डिफरेंट। तो ये सेम हो जाने से ये ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है। बोलो, बात हजम हुई? अच्छा, अब इस डबल बॉन्ड को घिसका के इधर ले आए तो अभी ज्योमेट्रिकल सेंटर हाँ हो गया, दिस इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर, क्योंकि इस कार्बन से मिथाइल और हाइड्रोजन डिफरेंट और इस कार्बन से एथाइल और हाइड्रोजन क्या हो गया? डिफरेंट। तो ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, एंड दिस इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर। ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। अच्छा, इस डबल बॉन्ड को घिसका के इधर ले आए तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हम डबल बॉन्ड यहाँ लाए तो ज्योमेट्रिकल शो हाँ, लेकिन कंपाउंड रिपीट हो जाएगा। मतलब ये कंपाउंड और ये कंपाउंड एक ही है। इसका नाम भी क्या होगा? पेंटूइन। इसका नाम भी पेंटूइन। कंपाउंड तो सेम है, कुछ नया तो है नहीं। ज्योमेट्रिकल है, ज्योमेट्रिकल पहले भी था, ज्योमेट्रिकल ये भी है, कंपाउंड तो सेम हो गया। अच्छा, इस डबल बॉन्ड को खिसका के यहाँ लाए तो नहीं होगा।
मतलब हमने इस पर्टिकुलर चेन में एक डबल बॉन्ड हर जगह लगाया तो कितने ज्योमेट्रिकल सेंटर पाया? कितने ज्योमेट्रिकल सेंटर? जवाब एक पाया। ज्योमेट्रिकल सेंटर एक और ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो। सेंटर एक, आइसोमर दो। नहीं समझ में आया? हाँ, अब देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन आया कि C4H8 के कितने एल्कीन बन सकते हैं? हाउ मैनी एल्कीन? क्वेश्चन आया, मान लो C4H8 के तुम कितने एल्कीन बना सकते हो? हाउ मैनी एल्कीन? अब जरा ध्यान देना, C4H8। अब देखो मेरे पास कितने कार्बन है? 4। बताओ ये फार्मूला एल्कीन का है ना? नहीं है? है। मेरे पास 4 कार्बन है तो 4 कार्बन की पहले चेन बना लो। 2 चेन बन सकती है। एक चेन तो ये बन जाएगी, दूसरी चेन ये बन जाएगी। 4 कार्बन की 2 ही चेन बन सकती है। चलो चेन तो बन गई, लेकिन ये फार्मूला एल्कीन का है, इसमें पाई है तो हमको इस पर पाई लगाना चाहिए। मान लो हमने एक पाई यहाँ लगाया तो इसका नाम क्या आया? ब्यूट 1इन आ गया। अब ये जो ब्यूट 1इन आया, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है? हाँ, नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इस कार्बन से लगे 2 हाइड्रोजन सेम है तो ये ज्योमेट्रिकल शो। तो बताओ ये सिंगल कंपाउंड हुआ, एक अकेला कंपाउंड हुआ। चलो अब इस डबल बॉन्ड को घिसका के यहां लाते हैं बीच में। हाँ, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 2इन। अब ये ब्यूट 2इन ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है? बिल्कुल है। हाँ, इस कार्बन से मिथाइल एक हाइड्रोजन डिफरेंट, इस कार्बन से मिथाइल और हाइड्रोजन बताओ डिफरेंट, तो ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, यहाँ रोटेशन का हिंडर्ड, तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर। अब ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है तो सिस भी होगा और ट्रांस भी होगा। तो बताओ ये एक कंपाउंड हुआ कि 2 हुआ? ये 2 हो गया, ये 2 है। ब्यूट 2इन एक नहीं 2 कंपाउंड है। सिस अलग है, ट्रांस अलग है। दोनों का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब अलग है। प्रॉपर्टी में बहुत फर्क है। अब क्या फर्क है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन दोनों अलग हैं। अच्छा, अब इस डबल बॉन्ड को घिसका के हम वापस यहाँ लाएं तो ये ब्यूट 1इन फिर आ जाएगा, नाम रिपीट हो जाएगा, कंपाउंड सेम हो जाएगा। तो हमने डबल बॉन्ड हर जगह लगाया, कितने कंपाउंड पाया? कितने पाया? 3 पाया। 3, एक ब्यूट 1इन, दूसरा सिस ब्यूट 2इन, ट्रांस ब्यूट 2इन। टोटल कंपाउंड कितने हो गए? 3। आगे चलो, अब जो काम हमने ओपन चेन स्ट्रेट चेन में किया है वही काम आप ब्रांच में भी करेंगे, क्योंकि ये भी तो 4 कार्बन का होगा। हमने एक डबल बॉन्ड यहाँ लगाया तो नाम क्या आया? 2 मिथाइल प्रोप 1इन। बोलो आया? क्या ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है? बोलो नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप भी सेम है और यहाँ हाइड्रोजन भी सेम लगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है। अच्छा, इस डबल बॉन्ड को घिसका के इधर लाते तो फिर यही नाम आ जाएगा। अच्छा, इसको घिसका के इधर लाए तो फिर वही नाम आ जाएगा। मतलब इस पर्टिकुलर चेन में हमने डबल बॉन्ड लगाया तो कितने कंपाउंड पाया? 1। इसमें कितना पाया था? टोटल कितने हो गए? तो आंसर है टोटल एल्कीन हो गए 4। C4H8 के टोटल एल्कीन बनेंगे 4। कैसे? ब्यूट 1इन, दूसरा ब्यूट 2इन सिस, ब्यूट 2इन ट्रांस, और एक 2 मिथाइल प्रोप 1इन। टोटल 4 एल्कीन बनेंगे। अच्छा, मान लो स्ट्रक्चर आइसोमर पूछता है हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर, तो स्ट्रक्चर में इसको काउंट मत करना क्योंकि ये तो स्टीरियो में आ चुका है। मान लो स्ट्रक्चर आइसोमर करता है तो आंसर हो जाएगा 1 2 3, और यदि स्टीरियो आइसोमर बोलता है तो 4। ठीक है, टोटल स्टीरियो में सब आ जाएगा ना, स्टीरियो में भी आ जाएगा, स्ट्रक्चर स्टीरियो में सब आ जाएगा। स्ट्रक्चर स्टीरियो में लाके टोटल आइसोमर कितने हो जाएंगे? 4। स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल आएगा 2 आएगा ना, सिस और
ट्रांस, केवल स्टीरियो पूछ रहा है तो सिस और ट्रांस 2, टोटल आइसोमर पूछ रहा है टोटल, तो हो जाएगा 4। एल्कीन की संख्या हो गई 4। C4H8 के टोटल एल्कीन बन गए 4। हाँ, पहले हम लोग कुछ नेचुरल एग्जाम्पल देखें जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के जो नेचुरल हैं, जैसे मैलाइक एसिड। दिस इज द मैलाइक एसिड, ध्यान से देखो। मैलाइक एसिड और बता फ्यूमेरिक एसिड। दिस इज द फ्यूमेरिक एसिड। मैलाइक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। मैलाइक एसिड क्या है? सिस है, और फ्यूमेरिक एसिड है ट्रांस। मतलब ये नेचुरल एग्जांपल्स हैं। अच्छा, एक मैलिक एसिड भी होता है, MALIC। एग्जाम में क्या है ना कि नाम लिखा रहेगा, स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बना रहेगा। ये बना देगा तो क्वेश्चन हल्का हो जाएगा, वहाँ नाम लिखा रहेगा मैलिक, मैलाइक। अब हम कंफ्यूज हो गए मैलिक और मैलाइक में। अब पूछा ज्योमेट्रिकल आइसोमर पर टिक मारो, ऑप्शन में MALIC, दूसरा MALEIC। तो देखो, जिसमें ई रहेगा उसमें इन होगा, ई का मतलब इन, और जब इन तो ज्योमेट्रिकल, और जिसमें ई नहीं रहेगा वो ऑप्टिकल हो जाएगा। मतलब उसमें इन नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, तो फिर ऑप्टिकल हो गया। ये ऑप्टिकल है और ये ज्योमेट्रिकल। कैसे याद हो गया? समझ में बोलो, याद हो गया? जिसमें ई रहेगा, मतलब ई का मतलब इन, इन मतलब डबल, डबल मतलब ज्योमेट्रिकल, वो ज्योमेट्रिकल है, और जिसमें ई नहीं है वो ऑप्टिकल है। इसका आगे बता देंगे स्ट्रक्चर। मैलाइक, फ्यूमेरिक। अब इसी में हम यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा दें। एक तो मिथाइल ग्रुप लगा दें, थोड़ा सा चेंज हो गया। अब इसका नाम हो गया सिट्राकोनिक एसिड। सिट्राकोनिक एसिड। ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है कि नहीं? बोलो। करेगा ये। इस कार्बन से डिफरेंट ग्रुप, इस कार्बन से भी डिफरेंट ग्रुप ज्योमेट्रिकल शो करेगा। सिट्राकोनिक एसिड एंड मीसाकोनिक एसिड। ये मीसा, मीसाकोनिक एसिड। मान लो ऑप्शन दे दिया, नाम दे दिया सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड पर्किन रिएक्शन का प्रोडक्ट है, आगे चल के पर्किन रिएक्शन पढ़ाया जाएगा, उसका प्रोडक्ट बनता है सिनेमिक एसिड। अब पूछेगा ये ज्योमेट्रिकल शो करता है कि नहीं, तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि सिनेमिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, फार्मूला क्या है। तो देखो उसका स्ट्रक्चर ये है, C6H5CH डबल बॉन्ड COOH। ये है सिनेमिक एसिड। बताओ क्या ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा? बोलो। हाँ करेगा। क्यों? डबल बॉन्ड है, सेम कार्बन से फिनाइल H डिफरेंट, और इस कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड H डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, और यहाँ रोटेशन का हिंडर, तो ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। यहाँ सिस भी होगा और ट्रांस भी होगा। हाँ, सक्सेनिक एसिड। फिर कहोगे सक्सेनिक एसिड का फार्मूला बताइए, स्ट्रक्चर ही नहीं पता।
ऑप्शन दिए, सक्सेनिक एसिड, मेलोनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड, पाइमेलिक एसिड, नाम दे दिया 4 ठो, और विच शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो इस नाम से स्ट्रक्चर कैसे याद हो, नाम से स्ट्रक्चर कैसे याद हो, तुम लोग हमने एक दिन याद कराया था, याद है? हाँ, ओम्स गैप। Ohm's gap. O stand for oxalic, M for melonic, S for succinic, G for glutaric, A for adipic, P for pymalic, एसिड, सब में एसिड जुड़ता जाएगा, एसिड। ऑक्सैलिक, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड, पाइमेलिक एसिड। कैसे याद करना था? हमने कहा एक तो याद कर लो, ऑक्सैलिक एसिड, बस ये ऑक्सैलिक एसिड है। अब बीच में एक CH2 लगाओगे तो हो जाएगा मेलोनिक। अच्छा, 2 CH2 लगा दोगे तो 3 सक्स लगाओगे ग्लूटारिक, 4 लगाओगे, 5 लगाओगे, बस एक CH2 बढ़ाते जाओ, बस CH2 बीच में बढ़ाते चले जाओ। बीच में CH2 बढ़ाते चले जाओ, नाम आगे बढ़ता चला जाएगा। इसमें से कोई भी ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा क्योंकि इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है। हाँ, सक्सेनिक एसिड जो हमने बोला था ना, ये सक्सेनिक एसिड ये हो गया। हाँ, ये ऑक्सैलिक एसिड में कोई का बीच में CH2 नहीं है, इसमें एक, इसमें 2 CH2 लगाना है, CH2 इसमें कहीं डबल बॉन्ड है ही नहीं। सक्सेनिक एसिड का हमने नाम लिखा था, इसमें कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। हाँ, क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड का स्ट्रक्चर देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH, दिस इज द क्रोटोनिक एसिड। क्या शो करेगा? बोलो। हाँ, ज्योमेट्रिकल शो करेगा। एक्राइलिक एसिड, दिस इज द एक्राइलिक एसिड, क्या ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा? बोलो। हाँ, नहीं करेगा क्योंकि हाँ इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन सेम हो गए, ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। ब्यूटूइन, ज्योमेट्रिकल शो, हाँ शो करेगा। हाँ, ये बताओ, ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा? अच्छा, देखो पहले ये बताओ, ये करेगा कि नहीं? पहले इसको बताओ, ये करेगा कि नहीं? करेगा। हाँ बिल्कुल सही है, ज्योमेट्रिकल शो करेगा। ये क्यों नहीं करेगा? हाँ, प्लेनर नहीं है, ये ग्रुप और ये ग्रुप प्लेन में नहीं है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये ऐसे, ये दोनों डबल बॉन्ड, ये दोनों ग्रुप जो दिख रहे हैं ना, ये प्लेन में नहीं है, ऐसे हैं, ऐसे परपेंडिकुलर। इनका कंडीशन ये है। फिर कहोगे ये कैसे? बता चुके हैं, पहला पाई बना है PY से, तो दूसरा पाई बना है PZ से, और Y और Z एक्सिस परपेंडिकुलर होता है, तो ये ग्रुप भी परपेंडिकुलर ना हुए,
याद करो, हमने ऑर्बिटल डायग्राम बनाना सिखाया था। पहला पाई पी वाई से बन रहा है, तो नेक्स्ट निश्चित पी जेड से बनेगा, और y और z परपेंडिकुलर है, तो ये ग्रुप भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए, प्लेन में नहीं है, ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। अच्छा, अब बताओ, बोलो, ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा? करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। क्या ये प्लेन में नहीं है? है, लेकिन ये ग्रुप सेम हो जाने से ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। अच्छा, डिफरेंट कर देते तो? हाँ, तब कर देता। हाँ, अब ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। ये डिफरेंट और ये प्लेन में है। ये ग्रुप क्या एक प्लेन में, क्यों? क्योंकि पहला बना है पी वाई से, तो दूसरा बना है पी जेड से, फिर तीसरा बनेगा पी वाई से। तो ये भी वाई एक्सिस, ये भी वाई एक्सिस, सेम एक्सिस, तो ग्रुप क्या होगा? प्लेन में, ज्योमेट्रिकल शो करेगा। याद करो, ये सब हम तैयारी करके आए हैं, केमिकल बॉन्डिंग में सब बता के तब यहाँ तक पहुँचे। करेगा कि नहीं? कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करेगा कि नहीं? जवाब नहीं करेगा। 10 नंबर इवन नंबर है, और ज्योमेट्रिकल होता है ऑड नंबर में, 1 3 5 7 9। 10 में नहीं, ये 10 है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो है, इवन नंबर है, ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। अच्छा, 1 पाई 1 साइकिल के बराबर होता है, तो 1 साइकिल, फिर 1 साइकिल, और यहाँ पर हमने लगाया क्लोरीन, यहाँ लगाया H। बताइए, ज्योमेट्रिकल शो करेगा? बोलो, नहीं करेगा, क्योंकि 1 पाई 1 साइकिल के बराबर, 2 पाई 2 साइकिल के बराबर, तो बता 2 नंबर हो गया ना, 2 पाई हो गया ना, ज्योमेट्रिकल शो। अच्छा, मान लो ऐसे रहे तब, बताओ, 1 साइकिल 1 पाई, 1 साइकिल 1 पाई, डिफरेंट ग्रुप, यहाँ भी क्या है? डिफरेंट ग्रुप। ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। और हमने पहले ही बोला कि साइक्लिक कंपाउंड रोटेशन हिंडर होता है। हाँ, ये बताओ, ये बताओ, ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा? बोलो, हाँ करेगा। ये सिंगल बॉन्ड साइकिल में आ जाने से रोटेशन हिंडर्ड, और साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? प्लानर। अच्छा, सेम कार्बन से डिफरेंट ग्रुप, सेम कार्बन से डिफरेंट ग्रुप, ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। ये है सिस, और ये हो गया ट्रांस। ये सिस है, ये हो गया ट्रांस। अच्छा, ये बताओ, शो करेगा? हाँ, ज्योमेट्रिकल शो करेगा। ये सिस है, ये सिस, और ये है ट्रांस, ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। बोलो, हाँ करेगा। ये है सिस, और ये हो गया ट्रांस। ज्योमेट्रिकल शो करेगा। साइक्लिक कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ
साइकिल में आने से रोटेशन क्या होगा, हिंडर्ड। और साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, प्लानर। और सेम कार्बन से डिफरेंट ग्रुप, सेम कार्बन से डिफरेंट ग्रुप, तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा। हाँ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 में से 2 शेयरिंग कर लिया, एक और इलेक्ट्रॉन है बचा, इसने भी शेयरिंग करके OH यहाँ से OH लगा दिया। अब आखिर 2 लोन पेयर बच गया, लोन पेयर। ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, हाँ करेगा। हाँ इसमें OH ग्रुप सेम साइड है ना। हाँ यहाँ पर नाम सिस ट्रांस नहीं चलेगा, सिन एंटी चलेगा। हाँ सिन एजो हाइड्रोक्साइड, और ये हो जाएगा एंटी। एंटी मतलब अपोजिट पोल पर हो गया। एंटी एजो हाइड्रोक्साइड, मतलब इस केस में सिस ट्रांस ना चल के नाम बदल जाता है सिन एंटी। ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है लेकिन नाम बदल जाएगा, सिस ट्रांस की जगह सिन एंटी। बोलो, हाँ ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। ये नाम सुना, डाइजो कपलिंग रिएक्शन, ये उसी का प्रोडक्ट है। हाँ बताइए, ज्योमेट्रिकल शो करेगा, बोलो। हाँ ये भी ज्योमेट्रिकल शो करेगा। हाँ इसका नाम सिन एंटी से चलेगा, सिन एंटी से। जब दोनों फिनाइल ग्रुप सेम साइड है, दोनों फिनाइल ग्रुप सेम साइड, लोन पर भी क्या हो गया, सेम साइड, तो ऐसे केस में कहेंगे सिन। और जब दोनों लोन पर अपोजिट साइड पर आ जाए तो कहेंगे एंटी। मतलब नेमिंग भी जानो, नेमिंग कैसे करना ये भी सीखो। सिमिलर ग्रुप सेम साइड तो सिन, अपोजिट साइड है तो एंटी। अब देखो, जब किसी कार्बोनाइल ग्रुप का रिएक्शन, कोई कार्बोनाइल ग्रुप है मान लो, एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है, इसमें हाइड्रोक्सिल अमीन से कराया जाता है। जब किसी कार्बोनाइल ग्रुप का रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन से कराते हैं ना, तो ऑक्साइम बनता है, ऑक्साइम। जब भी किसी एल्डिहाइड कीटोन का, कार्बोनाइल ग्रुप का रिएक्शन हम हाइड्रोक्सिल अमाइन से कराते हैं तो ऑक्साइम बनता है। दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके बारे में आगे बताया जाएगा। इस केस में वाटर का लॉस होता है, यहाँ से देखो H2 निकल जाएगा बाहर और ये ग्रुप आपस में जुड़ जाएगा। हाँ, जुड़ने के बाद ये बन जाएगा ऑक्साइम। क्या बन जाएगा, ऑक्साइम। हाँ, अब क्वेश्चन ये है कि जब हम फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन, ध्यान देना, फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन से कराते हैं तो जो ऑक्साइम बनेगा क्या वो ज्योमेट्रिकल शो करेगा? फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन से कराएंगे तो जो ऑक्साइम बनेगा क्या वो ज्योमेट्रिकल शो करेगा? जवाब नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन सेम रहेगा, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन सेम रहेगा और ये ग्रुप सेम हो जाने से ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ भी तो हाइड्रोजन रहेगा। बोलो।
मान लो इस जगह एसिटल्डिहाइड ले लिया गया तब, तो यहाँ पर भी एसिटल्डिहाइड हो जाएगा, यहाँ पर भी CH3H हो जाएगा। अब ये ऑक्साइम ज्योमेट्रिकल शो हाँ क्यों करेगा? इस कार्बन से लगे ग्रुप, इससे भी ग्रुप डिफरेंट, यहाँ एक लोन पेयर एक OH डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, और यहाँ रोटेशन हिंडर्ड ज्योमेट्रिकल शो करेगा। हाँ अब नेमिंग कैसे होगा? नेमिंग देखो, C डबल बॉन्ड N, हाँ अब OH के सामने छोटा ग्रुप लगा है तो कहेंगे सिन। अब OH के सामने बल्कि ग्रुप लगा दिया जाए बड़ा ग्रुप तो हो जाएगा एंटी। इस समय OH के सामने छोटा ग्रुप लगा है सिन, इसको कहेंगे सिन ऑक्साइम। क्योंकि एल्डिहाइड से बना है, बोलेंगे एल्डोक्साइम, इसका नाम हो जाएगा एल्डोक्साइम। क्योंकि एल्डिहाइड से बना है तो नाम एल्डोक्साइम। मान लो यहाँ कीटोन ले लिया गया होता तो एसीटोन लिया गया होता, एसीटोन, तो यहाँ पर भी हो जाएगा एसीटोन, तो उससे बना यहाँ भी होगा एसीटोन, तभी एसीटोन ऑक्साइम हो जाएगा। यहाँ पर भी हो जाएगा एसीटोन। अब पता ये शो करेगा? अब ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, अब ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा ये। अच्छा मान लो हम बेंजल्डिहाइड ले लें तब, बेंजल्डिहाइड ले लें तब, तो यहाँ पर भी बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। हाँ उससे बना ऑक्साइम क्या ज्योमेट्रिकल शो करेगा कि नहीं? हाँ करेगा, क्योंकि इस कार्बन से ग्रुप डिफरेंट, यहाँ भी डिफरेंट, तो ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। तो देखा जाए एग्जामिनर ऑक्साइम के नाम पर तो बहुत सारे ऑक्साइम बना सकता है, फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्साइम, एस्टल्डिहाइड का ऑक्साइम, बेंजल्डिहाइड का ऑक्साइम, एसीटोन का ऑक्साइम, सबका ऑक्साइम बनाता जाएगा। अब पूछेगा विच ज्योमेट्रिकल शो, विच डज नॉट शो। बोलो बात समझ में आया? बस करना क्या है, सेम कार्बन से डिफरेंट ग्रुप, इससे भी डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। जब दोनों कार्बन से डिफरेंट ग्रुप लगे हैं वो ज्योमेट्रिकल शो करेगा। अब चाहे वो कार्बन कार्बन के बीच हो, चाहे कार्बन नाइट्रोजन के बीच हो, चाहे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच क्यों ना हो। एग्जामिनर चाहे तो बैठे बैठे नया नया एग्जाम्पल बना सकता है। आप पूछेगा विच शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एग्जाम्पल की कमी थोड़ी है। हाँ ये बताओ, ये है साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है, इसका हमने ऑक्साइम बनाया, ऑक्साइम बनाया, वाटर निकाल दिया, हाँ ये बनेगा ऑक्साइम। इस साइक्लोहेक्सेनोन से बना ऑक्साइम क्या ज्योमेट्रिकल शो करेगा? बोलो हाँ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये ग्रुप सेम, और ये सेम हो जाने से, अब ये भले डिफरेंट है लेकिन ये तो सेम है, इस वजह से ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। अच्छा मान लो हम यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगा दें तो यहाँ भी मिथाइल हो जाएगा, तो इसकी वजह से ये ग्रुप क्या हुआ? डिफरेंट, ये भी क्या है? डिफरेंट, ये ज्योमेट्रिकल शो कर दिया। अच्छा इस मिथाइल ग्रुप को घिसका के यहाँ लगा दें तो तब भी ज्योमेट्रिकल शो करेगा। अच्छा इसको घिसका के यहाँ लगा दें तो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। एग्जामिनर के मूड में क्या आएगा कोई पता नहीं, वो कोई भी ग्रुप नया नया लगा के तुम्हारे सामने पेश कर देगा। बस 3 पॉइंट को याद कर लो। 2 एटम के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, रोटेशन हिंडर्ड होना चाहिए, और दोनों एटम से डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। बस इतना बात को पकड़ लो और उसके बाद सारे एग्जाम्पल लगा के चेक कर डालो। मतलब आज के लेक्चर में ये हमने सीख लिया कौन ज्योमेट्रिकल शो करेगा और कौन नहीं करेगा, और उसमें नेमिंग भी जान लिया, सिस, ट्रांस और सिन एंड टी, और एक नेमिंग बच गया ई और जेड, ये अभी बताना है। तो जैसे IUPAC जब पढ़ाया जा रहा था ना तो उसमें नेमिंग में कहीं ई जेड आ रहा था, तो फिर लोग पूछ रहे ई जेड कैसे होगा,
तो हमने कहा आगे बता देंगे, अब वो समय आ गया, ईजेड भी बता देंगे कैसे खोजना है ईजेड। लेकिन ये ईजेड तब बताया जाता है जब चारों ग्रुप डिफरेंट हो। जब डबल बॉन्ड कार्बन से 3 या 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं उस केस में नेमिंग ईजेड से होती है। तो कैसे होती है ये हम लोग कल देखेंगे। मिथाइल ग्रुप यदि यहाँ लग गया तो पता इस कार्बन से मिथाइल ग्रुप यहाँ लग गया, देखो ध्यान से, यहाँ लग गया तो पता इस कार्बन से ये ग्रुप सेम है कि डिफरेंट, ये ग्रुप सेम है कि डिफरेंट, तो ये तो कॉमन हो गया ना, वो तो दोनों साइड से कॉमन हो गया, तो डिफरेंट तो हुआ नहीं। तो जब ये सेम हो गया तो अब ये ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है, क्योंकि इस कार्बन से भी डिफरेंट होने चाहिए, इससे भी डिफरेंट होने चाहिए। इधर डिफरेंट है लेकिन इधर डिफरेंट नहीं, यहाँ भी सेम यहाँ भी सेम, ये तो कॉमन। बोलो बात समझ में आया? कल हम ईजेड पढ़ाएंगे ना तो ये और क्लियर हो जाएगा, ये और अच्छा समझ में आएगा। हाँ, तो कल हम ज्योमेट्रिकल को कंप्लीट करके हम साथ साथ तुम लोग को रिडॉक्स रिएक्शन इक्विवेलेंट कंसेप्ट भी शुरू कर देंगे, क्योंकि मोल कंसेप्ट और इक्विवेलेंट कंसेप्ट दोनों से क्वेश्चन लग सकते हैं। इक्विवेलेंट से थोड़ा फास्ट लगेगा, तो कल के बाद हम रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे, इक्विवेलेंट वेट, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स, है ना।